अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शमशाद सदरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आपसे मुखातिब हूँ। मेरा असल मकसद आज आपसे मुखातिब होने का ये है कि माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। तकरीबन 2014 में जब क़याम अमल में आया था तो केसीआर साहब ने इसका मकसद ये बताया था कि तमाम माइनॉरिटीज, जितने भी नोटिफाइड माइनॉरिटीज है, खुसूसी तौर पर जो मुसलमान तेलंगाना में रहते हैं, उनके लिए इस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क़याम अमल तो कांग्रेस गवर्नमेंट में आ चुका था, मगर जिस वक्त इख्तियार की टीआरएस गवर्नमेंट का हुआ, जब केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने बड़े बड़े वादे जो है मुसलमानों से किए थे, बड़े बड़े वादे मुसलमानों से किए थे, जिसमें खुसूसी तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल करने का उन्होंने जो है वादा किया था मुसलमानों से। और सबसे बड़ा वादा उनका यह था कि आप मुझे इलेक्ट करके लाइए, 4 महीने के अंदर तेलंगाना तमिलनाडु के बेसिस पे आपको 12% रिजर्वेशन देके बनाऊंगा। मगर वादा तो वादा ही रह गया। उसके बाद जो है मैं खास तौर से चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाह रहा हूं कि आप मेहरबानी करके जब भी आप बजट का ऐलान करते हैं, जब भी आप जो है हमेशा इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं निजाम मेरे सर के ताज है, मैं निजाम की तरह पे तर्ज हुकूमत चलाना चाहता हूं, तो मैं केसीआर साहब से इस बात का एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि आपने निजाम की दौरे हुकूमत में जिस तरीके से निजाम ने सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जिस तरीके से हुकूमत चलाई, जिस तरीके से हर तरीके की जो उनकी मदद की, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मदद करते हुए एक मिसाल कायम की, सारी दुनिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मिसाल कायम की। जहां भी जब भी जिसकी जरूरत होती थी, तो मैं केसीआर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं, इस बात का मुतालबा करना चाह रहा हूं कि जब आप हमेशा इस बात का तस्करा अपने तकारीर में करते हैं कि हुजूर निजाम ने जिस तरीके से तर्ज हुकूमत चलाया, मैं भी उसी पे चलना चाह रहा हूं। क्या आपने मुसलमानों का जो है किस किस्म का फायदा किया, कितने मुसलमानों को आपने नौकरी दी, क्या 12% का वादा आपने पूरा किया, क्या जो है सही तरीके से 12% के हिसाब से आपको कितना बजट जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो है सैंक्शन करना था कि आप उसके लिए सैंक्शन किया। हमेशा मुझे बड़ी हैरत बात ये होती है कि 2014-15 में 1,65,906 एप्लीकेशन जो है लोन सैंक्शन करने के लिए बेरोजगारों के लिए आपने एप्लीकेशन लिए, मगर आज तक वो 1,09,014 जितना भी जो आपने एप्लीकेशन लिए थे, आज पर उस पर किसी किस्म की अमलवारी नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? आप हमेशा इस बात के वादे करते हैं कि मुसलमानों के साथ हूं, मुसलमान मेरी एक आंख है, हिंदू है मेरी एक आंख है। मगर मैं समझता हूं कि अगर वाकई आप में नेक नीयत होती, अगर वाकई आप मुसलमानों को जो है सही तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों की जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है दुरुस्त करना चाहते हैं, मुसलमानों को हर तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अगर नेक नीयत से करते तो मैं समझता हूं कि जितना बजट हमेशा हर साल आप जो है अलॉट करते थे, वो 100% बजट जो है आपको खर्च करना जरूरी है। मगर जब से आपकी हुकूमत आई है, सिर्फ आपने वादे किए हैं, कभी भी किसी किस्म की कोई जो है मुसलमानों की जो फलाह बहबूद के लिए आपने काम नहीं किया, सिवाय शादी मुबारक स्कीम के। खैर, शादी मुबारक स्कीम के बारे में मैं एक बात आपसे खास तौर से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि शादी मुबारक स्कीम को भी जब आपने अनाउंस किया था, जब इससे पहले जो उनके ससुराल में जाता था, जब उसकी माँ की जो है पैसे देने के जब आपके पास बात आई, तो आपने लड़की की वालदा का जो अकाउंट बैंक में खुलाया। अकाउंट बैंक में खुलाने के बाद फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फिर आप वो चेक जो है एमएलए के जरिए से या किसी और के जरिए से वो चेक दे रहे हैं। इसका असल मकसद ये है कि इसका सारा फायदा वहां ब्रोकरों को हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करके किया था कि भाई शादी मुबारक स्कीम के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब सियानामा जब है, खाजी जब सियानामा देता है, तो वो सियानामा के बेस पे आपको जो है शादी मुबारक स्कीम को जो है स्कीम के जो जितना भी अमाउंट है आपको सैंक्शन करना चाहिए। मगर ये बीच के जो लोग हैं, वो लोग काम ये कर रहे हैं कि भाई शादी मुबारक स्कीम के लिए उसकी जरूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो जब मैं सेक्रेटरी साहब से ये बात किया तो सेक्रेटरी साहब बोले भाई फिर वो बच्ची की शादी हुई तो हमको कैसा पता चलेगा? बोला साहब, ये जो सियानामा है यही जो है शादी की तस्दीक करता है, तो क्या यह गवर्नमेंट का है? तो मैंने उनसे कहा कि साहब बिल्कुल गवर्नमेंट का है। उन्होंने डायरेक्ट जो फोन सलीम साहब को किया, तो सलीम साहब बोले साहब ये जितने भी खाजी हैं गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है। तो उन्होंने बोले भाई ये तो फिर इसकी कोई बात ही नहीं है। तो मैं यही बोला साहब कि इसमें आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सियानामा पे उसको अगर
वो स्कीम के जो भी फायदे अगर उनको पहुंचाएंगे तो ये गरीब आवाम जो शादी के लिए जो है परेशान हाल है उनके लिए 2-3-4 हजार 5 हजार का खर्चा बच जाएगा, जबकि मैरिज सर्टिफिकेट 300 रुपए मिल रहा है, मगर ये दरमानी अफराद जो है 2 से 3 हजार रुपए इसके लिए वसूल कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से खास तौर से गुजारिश ये है कि सियानामा के बेसिस पे आप जो है शादी मुबारक स्कीम के जितने भी जो लोग जरूरतमंद है उनको सैंक्शन कीजिए और ये दरमियानी अफराद का खात्मा कीजिए। और डायरेक्ट अमाउंट जब सैंक्शन हो रहा है, जब बच्ची की माँ का जो है आप बैंक में अकाउंट खुला है तो आप डायरेक्ट अकाउंट पे बैंक में डाल सकते हैं, फिर ये चेक देने का मतलब मेरे को समझ नहीं आया। जैसा 19 और 20 में जो बजट सैंक्शन कर रहे हो, कितना बजट हुआ अभी तक? गवर्नमेंट जो बजट सैंक्शन करी थी 2500 करोड़ का बजट सैंक्शन करी थी। बाद में जब लॉकडाउन पीरियड आया तो उसमें उसको कम करते हुए 1700 करोड़ का बजट करे। किन किन डिपार्टमेंटों को दिया जा रहा है इसमें? अब जितने भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट का है, उर्दू अकादमी है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और जितने भी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर है, इनके तहत ये जो है पूरा बजट इनको सैंक्शन किया। चेयरमैन ही नहीं है अभी तक उसके अंदर। बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया कि मैं चंद्रशेखर राव साहब से डायरेक्ट आपके इस स्टेज से ये सवाल करना चाह रहा हूं कि जब क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पूरा फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, बीसी कॉर्पोरेशन में फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, बीएससी कॉर्पोरेशन में फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है, जितने कॉर्पोरेशन तेलंगाना में काम कर रहे हैं हर जगह जो है फुल फ्लेज स्टाफ काम कर रहा है। मगर हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि चंद्रशेखर राव साहब हमेशा मुसलमानों के हमदर्द अपने आप को बताते हैं, मुसलमानों का साथ देने की बात करते हैं। तो मुझे हैरत इस बात की है कि आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की नजर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं पड़ रही है। आज माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का हाल ये हो गया कि यतीम खाने से बदतर हो गया है। वहां पर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लाके उसको जो है डिप्यूटेशन पे रखा गया है, चेयरमैन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का पोस्ट खाली है। तो इन सब चीजों पे चंद्रशेखर राव साहब को फौरी तौर पर जो है आपको इस पर आपको नजर डालनी चाहिए। इसके ऊपर आप जो है स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए फौरी तौर पर वहां पर जितने पोस्ट खाली हैं उन पर भर्ती करते हुए, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर का हो या चाहे चेयरमैन का हो, जब तक आप स्टाफ को वहां पर भर्ती नहीं करेंगे जब तक जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम सही होने वाला नहीं। क्या कोई इंतखाब करने के लिए कहीं कोई दूसरी पार्टी से इनको सिग्नल नहीं मिला होगा साहब? इसका मतलब तो यही है कि जो है जब तमाम कॉर्पोरेशन काम फ्रेंडली पार्टी भी है, अब कौन सी पार्टी है इसका तो मैं जवाब विश्वास नहीं दे सकता कि डायरेक्ट इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, चंद्रशेखर राव साहब के ऊपर है। चंद्रशेखर राव साहब ने ये कहा था कि जैसे ही तेलंगाना बनेगा हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। मगर आज तक चंद्रशेखर राव साहब को खुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या आपने मुसलमानों के साथ कितनी जो है इनके साथ भलाई की, किनके इनके साथ इनका इंसाफ किया, क्या 12% रिजर्वेशन दिया, क्या 12% के जो है हिसाब से जो है मुलाजिमत में जो मुसलमानों को नौकरियां दी गई, क्या 12% के हिसाब से तमाम मुराद जो आपने जो वादे किए थे किए गए। मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस स्टेज से मुतालबा करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर तमाम सरकर्दा मुस्लिम लीडरों को बुलाते हुए, उनको बिठाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए इस बात का तहिया कीजिए कि कम से कम अब तक जो आपने गलतियां की, आपकी हुकूमत की तरफ जो गलतियां हुई उनको बाजू रखते हुए आने वाले नए साल से मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। 2021 के नए साल की मुबारकबाद देते हुए कम से कम इस नए साल से आप मुसलमानों के मसाइल पर माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को जो है किस तरीके से आगे बढ़ाना है, अगर उसको देखते हुए अगर आगे काम करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हालत में किस तरीके से बीजेपी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। दोबारा के इलेक्शन से आपको अंदाजा हो चुका है। तो अब आने वाले बहुत से इलेक्शन है, एमएलए एमएलसी इलेक्शन है, नागार्जुन सागर का इलेक्शन है। तो अब आपको अपने आप का हुकूमत का मुहासबा करना है, आपकी एक्टिविटीज का मुहासबा करना है। और सबसे अहम चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हुकूमत जिस पे चल रही है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे गजेटेड ऑफिसर हो या निचली चसा के अटेंडर से लेके सुप्रीम के जितने भी लोग हैं, ये हुकूमत को चलाने वाले ये लोग हैं। आज पिछले 3 साल से आप पीआरसी के ऊपर किसी किस्म का लैलो मामला डाल चुके हैं कि उसका मुलाजिमीन जो है बेचैनी की हालत में जो है कुछ कर नहीं सक रहे हैं। तेलंगाना बनने के अंदर पीआरसी कितने बार दिए? एक ही मर्तबा पीआरसी दी, नहीं, वो भी पीआरसी आंध्रा गवर्नमेंट का था। तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के अंदर अभी तक पीआरसी नहीं दी। पीआरसी वो आंध्रा गवर्नमेंट जब पीआरसी हुई थी उसके बाद से आज तक जो है चंद्रशेखर राव साहब की वादों पे 15 अगस्त 2018 में देने वाले थे, 2018 में भी नहीं दिए, 2019 में भी दिए। अब मुझे हैरत इस बात की है कि चंद्रशेखर राव साहब इस बात का मुहासबा करें कि आपके पास रिपोर्ट जो सबमिट होके, पीआरसी की रिपोर्ट सबमिट होके
जो है आज 15 दिन का अर्सा हो चुका है, आप सिर्फ उनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। आखिर कब तक बात करना है? जब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है तो मुलाजिमीन, आपका जो सबसे बड़ा जो आपका मसला है इस वक्त, मुलाजिमीन को अपने फेवर में लीजिए। उनके जो भी जो उनके तकालीफ है, जो भी उनके जो मुराद देना है आप उनको, चाहे पीआरसी हो चाहे डीए का मामला हो, इमीडिएट तौर पे मुलाजिमीन को अगर डीए और पीआरसी देंगे तो आने वाले इलेक्शन में आपको इसका फायदा होने वाला है। वरना आप ये बात सोच लीजिए कि आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से दुबाक और जीएमसीसी के जो इलेक्शन में आपको जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं खुदा ना खासा आने वाले इलेक्शन में ना हो। इसीलिए मैं खुसूसी तौर पे आपसे इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर पीआरसी का ऐलान कीजिए। जो मुलाजिमीन के जो मुश्किलात हैं उनको दीजिए, जो मखलूआ जायदाद है उनको पूर्ण कीजिए। और उसके साथ साथ आपने एक बड़ा अहम वादा ये किया था कि जैसी ही तेलंगाना हुकूमत आएगी, जितने भी औकाफ के जायदादें हैं, हम औकाफ के जायदादों को हासिल करते हुए मुसलमानों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। मगर आज तक उसका किसी किस्म का कोई मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि एक कमिश्नरेट बनाते हुए आईएएस ऑफिसर को पूरे कानूनी इख्तियारात के साथ अगर उनको जो है अपॉइंट करेंगे तो यकीनन जितने जो इंक्रोचर्स हैं, जितनी हमारी जायदादों पर काबिजाना कब्जा हुआ है, हम उनको हासिल कर सकते हैं। वरना सलीम साहब जैसे या और किसी आदमी को अगर ला के बिठाएंगे तो सिर्फ आपकी जो है खुशामद करते हुए आपके ख्यालात के साथ ख्यालात मिलाते आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करूंगा कि जिस तरीके से आपने मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने जो वादे किए थे, अपने वादों को पूरा कीजिए। वरना आने वाले मुश्किल दौर में आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपकी हुकूमत के लिए भी इसके लिए खतरा साबित होगा। खुदा हाफिज़।